अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और मैं देख रही थी कि वकार यूनुस साहब को बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपने की बात हो रही है। एक तरफ ये बात हो रही है कि शायद कहीं ना कहीं राजीव शुक्ला साहब के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान विजिट करे, इंडियन टीम देखे आके क्या इंतजामात हैं, क्या नहीं है, और उसके बाद सूरत हाल कुछ भी डिफरेंट हो सकती है। तीसरी जानिब एक और बहुत अहम चीज़ है कि हमारे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है कि एसीसी की सदारत वो संभालेंगे, तो उसके बाद क्या मोहसिन नकवी साहब अलाउ करेंगे कि पाकिस्तान भी इंडिया जाकर खेलता है। इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में ना आना पाकिस्तान की नेक्स्ट 3 बड़े इवेंट्स में शमूलियत को मशकूक कर रहा है। अब देखना यह है कि इन तमाम खबरों के बाद एग्जैक्टली क्या सूरत हाल सामने आती है, बिकॉज बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें तो हर तरफ से हम सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन हकाइक बहुत कम सामने आते हैं। अगर इंडियन टीम यहाँ पर आती है, पाकिस्तान विजिट करती है, सिक्योरिटी पर्पसेस देखती है और ईमानदारी के साथ फैसला करते हुए वापस जाते हैं, तो मेरे ख्याल से कि ये बेबुनियाद बात होगी कि आप हाइब्रिड मॉडल पर उसको शिफ्ट कर दें। बल्कि ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी बल्कि आने वाले अगले कई इवेंट्स, जिसमें एशिया कप है जिसकी मेज़बानी भारत ने करनी है 2025 में ही, उसके बाद 2026 में मज़ीद जितने भी आगे इवेंट्स आ रहे हैं जो भारत ने ऑर्गेनाइज़ करने हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी ऑप्शन है। और मोहसिन नकवी साहब क्योंकि एसीसी की सदारत संभाल सकते हैं जेशा के बाद, तो हो सकता है कि फिर मोहसिन नकवी साहब भी कहें कि हम ऐसी किसी भी सूरत हाल में पाकिस्तान को वहाँ नहीं भेजें, कि हमें भी हाइब्रिड मॉडल पर जाना है। तो जितने भी लोग ये बात कर रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, क्रिकेट एक तरफ है लेकिन हमारी सिक्योरिटी एक तरफ है, तो वो इस बात को मद्देनज़र रखें कि आने वाले टाइम में जब भारत मेज़बानी करेगा तो पाकिस्तान के पास भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न मौजूद है कि पाकिस्तान भी नहीं आ सकता, और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को पहुँचता है। कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडे, जिसकी बात हो रही है, वकार यूनुस साहब को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, देखना यह है कि वहाब रियाज के बाद क्या ये फैसला ठीक है या नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और उनसे बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। पहले तो समझ नहीं आ रही है कि मुबारकबाद दूं या कहूं कि ये फैसला सही है या नहीं है, क्योंकि हमारी क्रिकेट में जितनी बार तब्दीली हो चुकी है मैनेजमेंट में, इससे एक नुकसान तो हम देख रहे हैं कि वो तो हो ही रहा है। मतलब बहुत सारे लोग ये गुफ्तगू करते हैं, अगर आप इवन पाकिस्तान से हट के भी आप किसी की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मैनेजमेंट का बार बार तब्दील होना भी नुकसानदेह साबित होता है। वहाब रियाज ऐसा क्या नहीं कर पा रहे थे जो वकार यूनुस साहब कर देंगे, क्योंकि ये फैसला सही है या नहीं सही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, असल में क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन बेसिकली ये है कि मेरिट क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। आप देखें कि आप अगर कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड या बाकी जितने भी दुनिया के जो एक्टिव क्रिकेट बोर्ड है और जिनकी रैंकिंग ऊपर है, तो वहाँ पर एक सर्टन मेरिट होता है हर चीज के लिए। मैनेजमेंट के लिए भी मेरिट होता है, कोचिंग के लिए भी मेरिट होता है, और जो आप कोई भी अगर डेजिग्नेशन आपने क्रिएट करना है डायरेक्टर का, तो उसके लिए एक सर्टन एजुकेशन है, एक सर्टन क्राइटेरिया, सर्टन मेरिट है। इसी वजह से वहाँ पर इतना ज्यादा शोर मचता नहीं है जब भी तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट दी जाती है, तो क्योंकि एक मेरिट होता है, जो मेरिट को फुलफिल करता है, उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन उस स्टैंडर्ड को मैच करती है, तो वो ऑटोमेटिक उसका पार्ट बन जाता है, और इस तरह बाकी लोग उस पर इतना ज्यादा शोर नहीं करते। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट, आप देखें कि अब एक बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सुबह से शाम तक यही ढिढोरा मचा हुआ। हर जगह पे यही खबर चल रही है कि राहुल ड्राइवर सौरव गंगोली ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड संभाल लिया, बहुत ऊपर चले गए, लक्ष्मण ने ये कर दिया, गौतम ये कर दिया। भाई आप जो बेसिक चीज है वो तो देखें कि उनकी एजुकेशन तो देखिए, एजुकेशन क्या, जो उनके डेवलपमेंट का वर्क था वो उन्होंने कितना किया हुआ है। वो उनमें से मुझे बताएं कि जो इंडियन लेजेंड्स हैं उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी नेशनैलिटी को छोड़कर तरह करके इंडिया की नेशनैलिटी को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड की या अमेरिका की नेशनैलिटी ली है। आप कोई एक बंदा भी उनमें से गिनवा नहीं सकेंगे। वो सब अपने उसी रीजन के साथ, अपने उसी इलाके सिटी के साथ, अपनी उस प्रोविंस के साथ एफिलिएटेड थे और आखिर तक एफिलिएशन उनकी बरकरार रही, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया, यंगस्टर्स को डेवलप किया, वहाँ पर अपनी उन्होंने एनर्जी लगाई, उन्होंने वहाँ पर मेहनत लगाई, उन्होंने वहाँ पर हार्डवर्क किया, जो उनका नॉलेज था वहाँ पर उन्होंने ट्रांसफर किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तो जो से मुझे बात करनी पड़ती है कि हमारे जितने भी टेस्ट क्रिकेटर्स हैं 99% जाहिल हैं, तो उनकी एजुकेशन मैट्रिक भी नहीं है। नंबर 2, उन्होंने उनका डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल 0/0 है। उन्होंने किसी न किसी जगह पे कोई डेवलपमेंट नहीं की। कोई मुल्तान से आया, उसने मुल्तान छोड़ा, वो डिफेंस में आबाद हो गया, किसी ने कोई बुरे वाला से आया, कोई शेखुपुरा से आया,
कोई छोटे छोटे जो भी टावर इलाकों से आए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गया, कोई अमेरिका, किसी ने इंग्लैंड की नेशनैलिटी ली, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनैलिटी को ही इस काबिल नहीं समझा कि उसको लिंगर ऑन किया जाए। तो उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उनको बार बार ओबलाइज करना, बार बार मेरिट को डीमेरिट करके उनको दोबारा ओबलाइज करना, 5-5, 6-6 बारियां देना, तो जब ये चीजें आएंगी तो फिर क्वेश्चन मार्क उठते हैं। फिर ये चीजें आती हैं कि भाई ना तो इनकी क्वालिफिकेशन है, ना इनकी कोई जस्टिफिकेशन है, ना इनकी कॉम्पिटेंसी है, ना इन्होंने ग्रास रूट डेवलपमेंट का काम किया, ना इन्होंने मैनेजमेंट डेवलपमेट का काम किया, ना इनकी साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग हुई हुई है, ना इन लोगों ने किसी किस्म का पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फायदा दिया है इस मैनेजमेंट के शोबे में। और फिर आप उनको 5-5, 6-6 दफा दोबारा क्यों सर्कल करके वापस ले आते हैं? तो ये चीज असल है जो कि प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट में पैदा हो रहा है। रऊफ साहब, बहुत सख्त अल्फाज हैं अगर हम कहें कि जितने भी लोग, क्योंकि क्रिकेट एक अलग ज़िम्मेदारी है और तालीम हासिल करना एक अलग ज़िम्मेदारी है। मोहम्मद हफीज़ साहब ने भी अपनी तालीम का सिलसिला शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद सवाल तो उनकी परफॉर्मेंस पर, जिस तरह से उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ निभाई उसके ऊपर भी उठता है। तो डोंट यू थिंक कि एजुकेशन इज़ समथिंग योर ओन ग्रूमिंग, आपकी अपनी ज़ात के लिए एजुकेशन आपकी बहुत ज़रूरी है, लेकिन खेल का ताल्लुक एजुकेशन से शायद नहीं है? क्योंकि अगर हम बड़े बड़े लेजेंड्स की बात करते हैं, रोनाल्डो की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खेल को इतना ज़बरदस्त कर दिया है, इतनी जान मारी है उसके ऊपर कि कोई उनकी ज़ात पर बात करता ही नहीं है। हमारे खिलाड़ी अगर खेल ही ठीक से, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है, मतलब वो अपनी एजुकेशन को तर्क इसलिए कर रहे हैं कि वो आगे परफॉर्मेंस पर फोकस कर सकें, अगर परफॉर्मेंस भी उस तरह से नहीं है, आपकी शॉट्स में वेरिएशंस नहीं है, आपको लोगों ने जज कर लिया है कि आपने यहीं पर आउट होना है, आपकी वीकनेस पकड़ ली और आपने उस पर काम नहीं किया है, तो फिर एक चीज़ सवाल उठता है कि फिर आपने क्या, मतलब अपनी ज़ात के साथ आपने क्या करना है? आपका काम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स करना और फेम हासिल करना तो नहीं है। लेकिन एजुकेशन का ताल्लुक मेरे ख्याल से खेल के साथ नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि एजुकेशन का ताल्लुक बिल्कुल भी खेल के साथ नहीं है, मगर जब तक आप खेल रहे होते हैं, क्योंकि ये जब आप क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आप नेचुरल टैलेंट पे खेलते हैं। हाँ। एक गॉड गिफ्टेड नेचुरल एबिलिटीज अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी होती है, तो आप उससे अपना परफॉर्म करते हैं। तो उसके बाद ठीक है, आपने अपनी नेचुरल क्रिकेट खेली, हॉकी खेली या कोई भी स्पोर्ट खेली, तो आपने अपनी नेचुरल टैलेंट के बलबूते पर खेली। मगर उसके बाद जब आप किसी एक्टिव फील्ड में आते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में आते हैं, कोचिंग के फील्ड में आते हैं, तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी एजुकेशन हाईएस्ट लेवल की हो, क्योंकि आपने बच्चों को एजुकेट करना होता है, बच्चों को आपने साइकोलॉजिकल उनकी अपब्रिंगिंग करनी होती है, आपने बच्चों की मेंटोरशिप करनी होती है, बच्चों को आपने एजुकेट करना होता है, उनके बायोमैकेनिक्स पे काम करना होता है, उनकी जो मिनिमम उनकी फोर्सेस को यूज करके मैक्सिमम आपने रिजल्ट लेने होते हैं, आपने मिनिमम जो उनका है एफर्ट लगा के मैक्सिमम आपने रिजल्ट हासिल करने होते हैं। तो उसके लिए फिर पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स साइंसेज के शोबे हैं कि वहां पर जाएं, आप मास्टर एमफिल करें, आप कोई पीएचडी करें, इन शोबों में आप अपने आप को एजुकेट करें और उसके बाद आकर आप यंगस्टर्स को उनको एजुकेट करें। जहां तक जो बाकी क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं, उनकी एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर उनके पास एजुकेशन है या नहीं। अगर उनके अंदर नेचुरल टैलेंट है तो वेरी गुड, और वो दुनिया में हर बंदे ने प्रूव किया है। आप बड़ा फुटबॉलर देख लें, अर्जेंटीना के देख लें, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स देख लें, हॉकी के फास्ट प्लेयर्स देख लें कि उनकी कोई ऐसी एजुकेशन नहीं थी, मगर उन्होंने एक सर्टन लेवल परफॉर्म किया और लेजेंड बने। मगर जब आप मैनेजमेंट या कोचिंग या इस शोबे में आते हैं, डेवलपमेंट के शोबे में, तो वो चीज फिर नेचुरल टैलेंट पे नहीं चलती। उससे फिर आपका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो जीरो हो जाता है, चाहे आपने 100 खेले या 200 खेले हैं या 300 खेले हैं। उससे फिर आपकी आती है असल चीज कि आपकी कितनी एजुकेशन है और आप किस तरीके से मेंटरशिप बच्चों की कर सकते हैं और उनके स्किल डेवलपमेंट किस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल सही है रऊफ साहब, आई टोटली एग्री विद यू। अगर हम देखें तो जब भी किसी को कोई ओहदा दिया जाता है क्रिकेट में, स्पेशली जब वो किसी ओहदे पर फायज होता है, पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर होती हैं। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी शोबे में कुछ भी बन जाते हैं तो पाकिस्तान की नज़रें आप पे होती है, लेकिन क्रिकेट वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी दुनिया जानती है, आपकी बैकग्राउंड पर सवालात उठने लग जाते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वकार यूनुस साहब को जिम्मेदारी दी गई और जब से ये बात हुई है तब से उनकी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें लोग करना शुरू हो गए हैं। मीडिया के ऊपर बात हो रही है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर बात हो रही है कि इनके अपने दौर में भी ग्रुपिंग थी, इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको यहाँ पर इस वक्त पे लाया गया जब हम क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश करें, हम सर्जरी करने की कोशिश करें। देखिए, फैसला मोहसिन नकवी साहब का है, हम उसके ऊपर अपनी राय या उनका फैसला बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम एज एन एनालिस्ट या एज ए जर्नलिस्ट हम अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त में जहाँ पर हमारी क्रिकेट मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है, हमें शायद कोई और बहुत बेहतर हो सकता था, या डू यू थिंक कि ठीक है जो फैसला कर लिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है?
जी बिल्कुल भी नहीं दुरुस्त, क्योंकि जो वन मैन शो पे तो आप कभी भी फैसला नहीं कर सकते। इससे पहले जितने फैसले आपके वन मैन शो पे हुए हैं, जिस तरह इंतजामुल हक बहुत अर्सा तक वन मैन शो रहे पाकिस्तानी क्रिकेट में, वो एक अन्नदाता रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के कैप्टन थे, तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट डिक्लाइन पे गई है। उसके बाद शहरियार खान ने मिसबाहुल हक को आलिम वन मैन शो बनाया, सारा सिस्टम उनके हवाले किया, पाकिस्तान क्रिकेट और तबाह हुई। उसके बाद विकास शरफ मोहम्मद हफीज को लेकर आए, आपके सामने रिजल्ट है। उसके बाद वहाब रियाज को लेकर आए, तो बिल्कुल ही आपका क्रिकेट का सिरे से ही बेड़ा गर्क हो गया। और अब ये डिसीजन उससे भी बदतर डिसीजन है, क्योंकि जब तक आपकी जड़ें ग्रास रूट में नहीं होगी, आपने 20-25 साल आपने काम नहीं किया होगा, आपने एक एक चीज नहीं देखी होगी, आपके लिए पाकिस्तान की क्रिकेट को इम्प्रूव कराना, पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, बच्चों को ग्रूम करना, रिप्लेसमेंट प्लान तैयार करना, अकेडमीज के प्लान तैयार करना, ये नामुमकिन हो जाता है। इसलिए मैं बार बार इस चीज पे इंफोसाइज करता हूँ कि ये वन शो से दुनिया का कभी कोई इदारा नहीं चला। अगर आपने इदारे को चलाना है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वाइड ऑप्शन। अगर आज नहीं तो आप 10 साल, 5 साल बाद, 5 साल नहीं 10 साल, 10 नहीं 20 साल के बाद मगर जाएंगे आप इसी ऑप्शन पे कि आपको एक स्ट्रॉन्ग गवर्निंग बोर्ड बनाना पड़ेगा। और गवर्निंग बोर्ड का ही काम होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इलेक्ट करना। गवर्निंग बोर्ड का ही काम होता है कि जितने बाकी उमूर है क्रिकेट के वो तय करना, तकर्रियां कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उन्होंने करना होता है। सिलेक्शन कमेटी का जो नाम आते हैं उन्होंने फाइनलाइज करने होते हैं। या टीम के अंदर कोई प्लेयर अगर इंडेक्स किया, क्यों इंडेक्स किया, उसकी परफॉर्मेंस के सवाल गवर्निंग बोर्ड में होने चाहिए। अगर किसी की रॉन्ग सिलेक्शन हुई, उसकी सवाल गवर्निंग बोर्ड में होने चाहिए। अगर पैसों का ऑडिट है, पैसों में घपला है, करप्शन है, उसका ऑडिट गवर्निंग बोर्ड में होना चाहिए, गवर्निंग बोर्ड में क्वेश्चन होना चाहिए। मगर ओवर द ईयर जो मैं देख रहा हूँ पिछले 15-20-25 साल से, इस क्रिकेट को एक डिक्टेटरशिप के जरिए चलाया जा रहा है। गवर्नरशिप में बहुत ही लो जो लोग होते हैं कैटेगरी के, उनको लाया जाता है। जो रीजन इस वक्त ग्रेड 1 में क्वालिफाई नहीं कर सकते, ग्रेड 2 में है, उनके नुमाइंदे गवर्निंग बोर्ड में बैठे हुए हैं। 2-3 के नाम गवर्नमेंट दे देती है, वो बात करते ही नहीं है। तो ये 7-8 बंदे होते हैं, तो फिर वो जो आपका चेयरमैन होता है वो अन्नदाता बन जाता है, सारे फैसले उसी के हाथ में आ जाते हैं। फिर वो चाहे क्या करे या शायद करे, चाहे पाकिस्तान को उससे नुकसान हो चाहे फायदा हो, तो फिर वो एक ही अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है। मगर उसमें एंड रिजल्ट यही निकलता है जो आपका एशिया कप में निकला, जो पिछले वर्ल्ड कप में निकला, जो T20 वर्ल्ड कप में निकला, जो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे निकला, और जो ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर डिमोलिश होगा पूरे पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर, तो इस सूरत में फिर आपका रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल सही बात है। रऊफ साहब, आपकी तमाम गुफ्तगू से एक और बात मेरे जहन में आ रही थी कि जब सर्जरी की बात हो रही थी तो पहला जो स्टेप लिया गया वो वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को रिमूव करने का लिया गया, और उनके ऊपर एक कह लें कि इल्ज़ाम कह लें या उनके बारे में जो भी गुफ्तगू की गई कि वो शायद जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं सकें अपनी। वहाब रियाज को तो दोबारा से ट्रेनिंग पर भेज दिया गया और इम्कानात यही जाहिर हो रहे हैं कि शायद वो फिर से पीसीबी में आ सकते हैं। तो क्या सिर्फ अब्दुल रज़ाक को पीछे करना था और वहाब रियाज को सिर्फ इसलिए साथ मिलाकर पीछे कर दिया गया कि कोई क्वेश्चन ना रेज करे कि सिर्फ वाई ओनली वन मैन? मतलब क्या मकसद था इस तमाम फैसले का, अगर आपने आज आकर फिर वही चीज़ें दोहरानी है तो? देखिए, कोई इसका कोई सर्च नहीं है, कोई पाँव नहीं है, आपके सामने है। देखिए, अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे बताएं, क्योंकि ये सिर्फ आईवाश होता है, एक धोखा दिया जाता है आवाम को। और उस धोखे के बाद वो सारे के सारे जो करेक्टर्स होते हैं, जो पुतलियां होती हैं, जो उनके इशारों पे नाचती हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद होती हैं। और ये खेल मैं पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देख रहा हूँ, और वही कठपुतलियां नाच रही हैं उन्हीं के इशारों पे। अगर कोई सिलेक्शन में फेल होता तो उसको कोचिंग में भेज देते, कोचिंग में फेल होता तो उसको पाकिस्तान टीम के साथ मैनेजमेंट लगा दिया जाता है, वहां से फेल होता है तो डोमेस्टिक में दोबारा भेज देते हैं, वहां से फेल होता है तो किसी और जगह पे उसको भेज दिया जाता है। तो ये आईवाश है जो आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए धोखा दिया जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका गवर्निंग बोर्ड आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली उसको एम्पावर करना। आपके डिस्ट्रिक्ट जो क्लब क्रिकेट है वहां से जो आपके जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो इलेक्ट होकर आते हैं, उनको बाख्तियार बनाना पड़ेगा। और फिर जो पावरफुल लोग हैं उनका एक गवर्निंग बोर्ड होना पड़ेगा जो ऐसी जो तकर्रियां जब आप करते हैं, जो मेरिट को बाईपास करके, जिस तरह ये अपनी पसंद के लोगों को, अगर कोई देखे फारिश है, वहाब रियाज की, अब्दुल रज़ाक की, यूसुफ की, आगे पीछे जितने भी लोग फिर रहे हैं, तो वो फिर बार बार ही आते रहेंगे, आप इनको क्रिकेट से निकाल नहीं सकते। लेकिन आप देखें ना कि जो समझने वाली बात ये है कि उससे नुकसान किसका हो रहा है। पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है बड़ी बुरी तरह मजबूत, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट सफर कर रहा है। ये लोग तो अपने पैसे बना रहे हैं, आईसीसी आपको फंडिंग दे रही है, बेहतर फंडिंग दे रही है। जिस तरह किसी जमाने में आपकी हॉकी फेडरेशन को फंडिंग आती थी, फुटबॉल फेडरेशन को फंडिंग आती थी, मगर जब आप अपने फेवरेट लोगों को वहां पर नवाजते रहे हैं, मेरिट को बाईपास करते रहे हैं, एजुकेशन को बाईपास करते रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपका जो पूरी की पूरी जो स्पोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो गया। आप ओलंपिक्स में आपके सामने 7 एथलीट गए, आपकी 0 पोजीशन है,
कल क्रिकेट की पोजीशन आएगी कि जब आप इन लोगों को ऑब्लाइज करते रहेंगे बगैर मेरिट के, तो फिर आपका एंड रिजल्ट यही होगा। फिर उस वक्त कहते हैं कि अब पछताया क्या हूँ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही बात है। अब आप देखें, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो अभी कल इंडिया में जिस तरह से खुशियां मनाई जा रही थी, श्रीलंका को उन्होंने कंप्लीटली ऑल आउट कर दिया, सीरीज़ जो है वो अपने नाम की, बेहतरीन विन उन्होंने अपने नाम की। तो पाकिस्तान, हम बहुत अरसे से पाकिस्तान की बात करें तो मैं इनफैक्ट सिर्फ क्रिकेट की नहीं, मैं तो दीगर शोबों की भी बात कर रही हूँ बहुत दिनों से, कि हम तो ओलंपिक्स में भी बहुत पीछे हैं। पता नहीं क्या रीज़न है कि हम स्पोर्ट्स के अंदर पीछे जाते जा रहे हैं। कोई भी सीरीज़, कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी इवेंट हम बहुत अरसे से जीत नहीं पाए हैं। रऊफ साहब, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैं देख रही थी कि राजीव शुक्ला भी कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडियन टीम आएगी, आकर वो सिक्योरिटी के सारे मसाइल देखेंगे और उसके बाद फिर वो डिसाइड करेंगे। कुछ मुशावरत जो है वो हुकूमत के साथ भी जारी है। मीडिया पर ये भी खबरें हैं कि अगर तो इजाज़त मिलती है तो फिर ठीक है, आईसीसी को मानना पड़ेगा, अगर नहीं तो अदरवाइज़ फिर उन्हें हाइब्रिड मॉडल पर जाना पड़ेगा। कितना नुकसान इससे हो सकता है? बिकॉज अगर चैंपियंस ट्रॉफी हम देखते हैं तो उसके बाद फौरी तौर पर आगे मजीद इवेंट्स हैं जो भारत ने होस्ट करने हैं, तो कितना नुकसान पहुंच सकता है इस फैसले से? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज्यादा सफर करेगी। पहले ही हम बहुत ज्यादा जो वार एंड टेरर में जब हम गए थे तो उसके बाद हमें एक बहुत लंबा अर्सा आइसोलेट रहना पड़ा था इंटरनेशनल क्रिकेट से, और उसकी वजह से हमारे जो ग्राउंड वीरान हुए, हमारा क्रिकेट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ और हम बहुत पीछे चले गए। तो अब ये इवेंट आ रहे थे पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि ये जो, इसलिए मैं बात करता हूँ कि आप नेशनल इंटरेस्ट पर फैसले करने चाहिए, क्योंकि आप अगर पीछे चले जाए तो जब बिग 3 में हमने इंडिया को वोट दिया था तो हमारा एक वर्बल एमओयू उनसे बात हुई थी कि हम इंडिया क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान 7-8 बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, मगर आपने तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया, आपने उनको वोट दिया, वो बिग 3 में चले गए। 36% रेवेन्यू उन्होंने आईसीसी से जनरेट करना शुरू कर दिया, वो एक बिग गन बन गया, उन्होंने वहां से बड़ा पैसा कमा लिया। हमारे वोट देने से उनको बहुत इतना बड़ा एडवांटेज हुआ, मगर बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? 7 बायलैटरल सीरीज थी, उनमें से पाकिस्तान ने एक सिंगल सीरीज आप कंडक्ट नहीं करवा सके। उसके बाद आपका एशिया कप हुआ, एशिया कप में भी वो भागे हाइब्रिड मॉडल पे, आपको श्रीलंका पे जाकर खेलना पड़ा, आप किसी जगह पे स्टैंड नहीं ले सके। फिर उसके बाद अब चैंपियन ट्रॉफी में भी उन्होंने ड्रामा लगा के शुरू कर दिया। और ये मुझे इस बात में कहने में कोई याद नहीं कि जब तक वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है और मोदी सरकार वहां पर मौजूद है, वो पाकिस्तान के लिए हर्डल क्रिएट करते रहेंगे। क्योंकि देखें, सीधी बात है, कोई बात करे या ना करे, मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ कि वो हमारे दुश्मन है। जब उन्होंने वो दुश्मन वाला ही सलूक करना, दुश्मन कभी भी दोस्ती वाला सलूक या प्यार वाला सलूक या आपको फायदा देने वाला सलूक नहीं करेगा। वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि वो कितनी हर्डल क्रिएट करेंगे। लेकिन रऊफ साहब, दुश्मनी हमारी तरफ से तो नहीं है, दुश्मनी हमारी तरफ से तो नहीं है। हम तो मेजबानी करने के लिए तैयार हैं, हम तो मोहब्बत भी करते हैं, हम तो उनके खिलाड़ियों की तारीफ भी करते हैं। हमने तो कभी कोई हेट क्रिएट ही नहीं किया, हमारी किसी खबर में कभी इंडिया को बुरा भला कहा ही नहीं गया। ये तमाम चीजें तो इंडिया की तरफ से हमारे तक आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही है, और हमारी तरफ से ये चीज, इस चीज को उन्होंने, मेरा ख्याल है कि फॉर ग्रांटेड लिया, और मेरा ख्याल है कि वो और सर पे चढ़ गए हैं। क्योंकि अगर हम भी ईट का जवाब पत्थर से देते, थोड़ी सी हमें भी अक्ल दिखानी चाहिए थी, थोड़ी सी हमें भी स्टैंड देना चाहिए था, थोड़ी सी हमें भी खुददारी दिखानी चाहिए थी, और हमें भी जो बिग 3 में जब वोट देने गए थे तो हमें भी कुछ ले देकर मामला तय करने चाहिए थे, यानी कि भागे भागे गए, किसी ने मीटिंग पर भेज दिया। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आपकी डीप रूट सिस्टम में होनी चाहिए ताकि आपकी देख समझ कर फैसले करें। अगर हमने उस वक्त कुछ ले दे के फैसले किए होते जब हमने के लिए इनको वोट दिया था, तो हमें एशिया का हाइब्रिड मॉडल पे ना खेलना पड़ता और ना चैंपियन ट्रॉफी में ये रोड़े अटका रहे होते। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी हमारे मैटर्स में, हमारे अपने मामलात में जो इलिटरेसी आ जाती है और जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल एजेंडा सामने आ जाते हैं, उसको हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको डैमेज करते हैं। हमारे मुल्क में कोई फॉल्ट नहीं, हमारे अवाम में कोई फॉल्ट नहीं है, हम क्रिकेट लविंग नेशन है, हमने हमेशा बड़े बड़े इवेंट यहाँ पर पाकिस्तान में करवाए हैं। तो 1987 का वर्ल्ड कप सक्सेसफुली करवाया, उसके बाद बड़े बड़े एशिया कप यहाँ पर 2008 का हुआ, बड़े बड़े इवेंट्स हो गए। मगर बात यह है कि अब किसी जगह पे आपको स्टैंड भी लेना पड़ता है ना किसी के मुकाबले में, तो वो स्टैंड लेने की हमारे अंदर सलाहियत नहीं है। जब तक हम स्टैंड नहीं लेंगे उस वक्त तक वो हमारे ऊपर इसी तरह सवार रहेंगे। बिल्कुल सही है। रऊसा, शुएब मलिक का भी बयान आया था, उन्होंने भी कहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान में खेलने के लिए। इतना अरसा, इतना वक्त उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को दिया और उसके बाद सडनली इस तरह से कह देना मुनासिब नहीं है, या फिर इसकी कोई और रीजंस हैं जो वो बहुत करीब से देख चुके हैं और अब वो दिल बर्दाश्त होकर ये बात कर रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस एज में उनको खिलाना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और ये एक बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि अगर कोई प्लेयर 42-47 साल की एज में ये कह रहा है कि
मैं पाकिस्तान से खेलना नहीं चाह रहा। तो इसका मतलब है कि अगर 30 साल के बाद तो आप देखें कि मोस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड बेस्ट टीम्स हैं उनमें जो T20 के फार्मेट, क्योंकि शेख मालिक ने ना तो वनडे खेलना है और ना उसने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, वो तो आज से 15-10 साल पहले छोड़ चुके हैं। तो T20 फार्मेट है, तो आप दुनिया की कोई भी टीम उठा देख लें, उसमें 30-32 साल के बाद बहुत कम लोगों को खिलाते हैं, वो जो यंग ब्लड्स हैं उन पर जाते हैं। ये हमारे कंट्री में चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी है, कोई टीवी पर पूरा साल बैठ रहा होता है, रिटायरमेंट लेकर हम उसको ले आते हैं वापस। तो किसी दूसरे कंट्री से खेलने के लिए जा रहा हो तो हम सिलेक्शन क्राइटेरिया बाईपास करके उसको वापस लाकर पाकिस्तान खिला देते हैं। कोई अनफिट होता है उसको डाल लेते हैं, किसी से आउट ऑफ फॉर्म होता है उसको भी टीम में डाल देते हैं। तो ये सिस्टम हमारे बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ये लाठियां लगी हुई हैं। एक्सपीरियंस का नाम देकर हम बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को ले आते हैं सामने जो परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं, और उनकी वजह से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो कब से इस तैयारियों में लगे होते हैं, उम्मीद में लगे होते हैं कि शायद हमारी बारी आ जाएगी, हमारा नाम आ जाएगा, वो पीछे रह जाते हैं। इफ्तिखार अहमद बहुत देर से टीम में मौजूद हैं, अभी इस टूर्नामेंट में आप इमाद वसीम को ले आए, मोहम्मद आमिर को ले आए, इतने प्लेयर्स हैं, इतना नई एनर्जी है, हम देख रहे हैं जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम मौका ही नहीं देते हैं। डोमेस्टिक से एतबार उठता जा रहा है प्लेयर्स का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का किसी को कोई पता नहीं है, फिर डोमेस्टिक से आप प्लेयर्स उठा नहीं रहे हैं, PSL पर आपका सारा फिक्र है, तो उसकी वजह से नुकसान तो फिर हमें बहुत ज़्यादा होगा। जी राउत साहब। हेलो। जी 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 जी, मैंने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, ये जो आपने क्वेश्चन उठाया बहुत ही वैलिड और बहुत ही कॉम्पिटेंट क्वेश्चन है। क्योंकि वजह क्या है कि एक्सपीरियंस नहीं है, ये सब फ्रॉड और धोखा चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को ऑब्लाइज करने का घिनौना धंधा है जो पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है। और बहुत अरसे से मैं इसको देख रहा हूँ कि पिछले 15 साल से लॉबी की गेम चल रही है। और फिर उसके बाद कुछ प्लेयर्स हैं, उनका अपना एजेंडा है, उनकी दोस्ती यारियां वो चलाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपका नेचुरल टैलेंट आता है वो बुरी तरह सरप्लस हो जाता है, मजरू हो जाता है, उनको चांसेस नहीं मिलते। हम जो बिगेस्ट टीम भी होती है उनके खिलाफ भी अपने जो यंगस्टर्स होते हैं उनको चांस देने के लिए तैयार नहीं होते। हम जो कमजोर तरीन टीमें होती हैं उनमें अपने सुपरस्टार को खिलाते हैं ताकि उनकी टीम में जगह बनी रहे, उनकी एवरेज बरकरार रहे और वो अपनी एवरेज बना के पाकिस्तान पर बोझ बने रहे। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अभी इंडिया की टीम वर्ल्ड कप खेल रही थी और उन्होंने शुभमन गिल की क़यादत में ड्यूरिंग द इवेंट एक पूरी नई 16 रुकनी टीम बनाकर भेजी थी जिम्बाब्वे के टूर पर। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है, कमिंस की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया ने वो वर्ल्ड कप जीता, तो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम वापस चली गई और पूरी एक ऑस्ट्रेलिया से नई 16 रुकनी टीम आई और उसने इंडिया के साथ 7 मैचेस की T20 सीरीज चली। इंग्लैंड भी इसी तरह करता, न्यूजीलैंड भी इसी तरह करता, पूरी दुनिया की क्रिकेट बोर्ड करते हैं। और यहाँ पर एक गोरख बंदा है, एक फ्रॉड है, एक डिसऑनेस्टी है, एक ऑब्लिगेशन का गेम चल रहा है कि वो एक्सपीरियंस के नाम पर उन्हीं को ऑब्लाइज करते जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें सेलेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं और इसमें आपका पूरे का पूरा जो मैनेजमेंट है वो सारी की सारी इन्वॉल्व है। ये सब मिलकर एक माफिया की तरह एक गैंग चलाते हैं और उसमें जो पाकिस्तान का यंगस्टर्स होते हैं, जो नेचुरल टैलेंट होता है वो बहुत बुरी तरह मजरू होता है। यही वजह है कि आपके पास ना कि सीनियर का रिप्लेसमेंट प्लान तैयार हुआ, ना कोई स्पिनर का रिप्लेसमेंट प्लान आपके पास है, ना आपका किसी फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट है, ना आपकी किसी ओपनिंग बैट्समैन की रिप्लेसमेंट है और ना मिडिल ऑर्डर की रिप्लेसमेंट है। जब भी आप किसी बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं तो आप ड्रामा लगाते हैं, तो 3 महीने अवाम को बेवकूफ बनाते हैं और उसके बाद फिर वही प्लेयर आकर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं जेन्युइन टैलेंटेड, उनको ये आगे आने ही नहीं देते, उनको चांसेस भी नहीं देते और उसकी वजह से पाकिस्तान का टैलेंट वो बेचारा बिल्कुल फ्लैट आउट हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं खुद इस बात की कायल हूँ कि आप जब तक मौका नहीं देंगे, आप जब तक उन्हें चांसेस नहीं देंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आपका जिसका दिल करता है आप उसको मौका देते हैं। साइम अयूब को बिला वजह आपने इतने मौके दिए हैं। उस्मान खान आए, उनका कैरियर हमारी आंखों के सामने ख़त्म होता जा रहा है। अभी उनको जिस तरह से मौका दिया गया, पहले कहा कि डोमेस्टिक जो है वो उसके बगैर कोई शामिल नहीं होगा और अब फिर उस्मान खान को आपने उसमें भी शामिल कर दिया। तो वो बात ये है कि पाकिस्तानी की क्रिकेट में जो भी यंग जनरेशन आती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ का शिकार होती है और यही एक बहुत बड़ी रीज़न है। वो सब आपने अच्छा वक्त भी देखा है क्रिकेट का, जब चीज़ें कुछ बेहतर थीं, आज तो बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रही हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये एक पॉइंट था जहाँ पर हमारी क्रिकेट की जो बर्बादी है वो शुरू हो गई थी? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब आपने बार बार अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज किया, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसा आना शुरू हुआ, चेयरमैन बार बार बदलना शुरू हुए, आपके जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपने फ्रंटमैन को ऑब्लाइज करना शुरू कर दिया और उन्होंने आगे गवर्निंग बोर्ड को वोट देने के लिए अपने चेयरमैनशिप कंटिन्यू करवाने के लिए उन्होंने जो आपका एक स्ट्रॉन्ग गवर्निंग बोर्ड होता था उसको वीक करना शुरू कर दिया। एक ऐसे लोग जिनका कोई किरदार नहीं था क्रिकेट के अंदर और वो कोई क्रिकेट अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं थे, उनको गवर्निंग बोर्ड में लाया गया, उनसे वोटिंग ली गई, बार बार उनको लाया गया। उन्होंने अपने बच्चे भतीजे भांजे और रिश्तेदार सारे वहाँ पर
इन्वॉल्व करवाए, फिर सिलेक्शन कमेटी में एक धंधा चला, फिर जूनियर सिलेक्शन कमेटी में एक धंधा चलता रहा। तो उसके बाद पूरा का फिर उसके बाद जो सबसे बुरा खिलवाड़ इन्होंने किया वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ किया कि हर साल 2 साल के बाद ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज कर देते थे। और उसकी वजह से जो आपका यंगस्टर था उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मजबूरन ये होगा कि जो सिस्टम से बाहर होना शुरू हुए यंगस्टर्स उन्होंने दूसरे माले का रुख करना शुरू किया दिया, कोई अमेरिका चला गया, कोई इंग्लैंड में सेटल होना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं इन्होंने बगैर जांचे हुए गधे और घोड़े को एक ही लाठी से आंका, क्योंकि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्ट क्लास चला रहे होते हैं तो उसमें आपके सीनियर प्लेयर 5 ही होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर टीम में, ताकि वो प्रॉपर्ली जो यंगस्टर्स आते हैं उनको अच्छे तरीके से ग्रूम और गाइड कर सके, और फिर विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो यंगस्टर्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट लें और वो फिर जो सीनियर्स हैं वो रिटायर हों और उसकी जगह नए यंगस्टर्स ग्रूम हो चुके हों। मगर इन्होंने यकलस जितने भी सीनियर थे उनको डोमेस्टिक क्रिकेट से साइडलाइन कर दिया। अब कोच कभी भी आपको ट्रेन नहीं करता। क्रिकेट में कोचिंग बहुत ही इसमें सबसे कम इंटरफेरेंस होती है कोच की, मगर जो सीनियर प्लेयर ग्राउंड के अंदर होता है, जो कैप्टन होता है, वो प्लेयर्स को बनाते हैं। तो वो फिर आपका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो सारे का सारा खत्म हो गया जब आपके सीनियर प्लेयर्स निकाले। तो ये मेरा ख्याल है कि जो एक ग्रास रूट प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो सिस्टम था उसे सफर किया। वैसे भी कोचेस की जरूरत आपने बिल्कुल सही कहा कि वो इस वक्त तो है ही नहीं। कोचेस की जरूरत हमें वहां पर है जो ग्रास रूट लेवल पर है, जहां पर अभी खिलाड़ियों ने अपने आप को प्रोड्यूस करना है, अपना टैलेंट बाहर निकालना है, उस वक्त हमें कोचेस की जरूरत है। वहां पर कोई कोचिंग करने के लिए तैयार नहीं है। ग्रास रूट लेवल आपका खाली पड़ा है, वहां पर कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। कोई स्कूल लेवल से लेकर अभी तक क्रिकेट पर किसी किस्म का कोई काम होता ही नहीं है। बस आए प्लेयर्स और उनको मशीन में डाला और निकाल कर पेश कर दिया जाता है। तो उस तरह से चीज़ें तो ख़राब होती जाती हैं। रऊफ साहब, शाहिद आफरीदी ने बहुत क्लियरली एक बात कही कि ऐसे चेयरमैन होने ही नहीं चाहिए जिनके ऊपर मतलब जिम्मेदारी क्रिकेट से हटकर कोई और भी हो। तो मोहसिन नकवी साहब की तरफ उनका इशारा था, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सिर्फ क्रिकेट की जिम्मेदारी होती है तो चीज़ें निस्बतन बेहतर हो सकती हैं। सर्जरी बार बार क्रिकेट टीम की तरफ करना, प्लेयर्स को आमने सामने लाना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मुनासिब नहीं है। किस तरफ इशारा है बेसिकली उनका? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये चीजें तो होंगी जब बेसिक चीज मेरे ख्याल में अभी तक वही है कि आप किसी को भी चेयरमैन बना दे, जब तक आपका गवर्निंग बोर्ड स्ट्रांग नहीं होगा, मेरिट पर नहीं बनेगा, वो सारा फंक्शन नहीं होगा, वो सारे डिसीजन अपने हाथ में रहेगा, वहां पर पूछगछ नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल होगा सिस्टम को आगे चलाना। क्योंकि अगर आप किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटर को अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को ऊपर ले आते हैं तो वो क्या करेगा, आपकी बिल्डिंग को बाहर से वो रंग पेंट कर देगा, अच्छे तरीके से टाइलें वगैरह लगी कुछ जा देगा, मगर अंदर से तो आपका जो ढांचा वो लड़खड़ाता रहेगा और फिर एक टाइम आएगा कि आपको सारे का सारा स्ट्रक्चर जमीन बहुत हो जाएगा। जब तक आपकी जड़ें बहुत ज्यादा रूट में मजबूत ना हो। अभी जिस तरह आपने कोचिंग की बात की है तो कोचिंग में देखे ना कि 2 कोचेज होते हैं। एक स्ट्रेटजिकल कोचेज होते हैं जो हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, एक बायोमैकेनिक्स कोचेज होते हैं जो अंडर 13 अंडर 15 को करते हैं, जिनके पास नॉलेज होना चाहिए साइंस का, ताकि वो बॉडी पार्ट जानते हूँ, बॉडी मैकेनिक्स को जानते हूँ, बॉडी मोशन को जानते हूँ और जो स्लिप्स को जानते हूँ, ताकि वो उस तरीके से बच्चों को प्रॉपरली गाइड करें उनके बॉडी पार्ट्स के मुताबिक। मगर हमारा उल्टा होता है, हम जहाँ पर हमने बायोमैकेनिकल कोचिंग लगाने होते हैं जूनियर लेवल पर, वहाँ पर आप स्ट्रेटजिकल कोचिंग लगा देते हैं तो उनके बच्चों को भी समझ नहीं आती। 5 साल बाद फिर हम उसी जगह पे खड़े होते हैं। रऊफ साहब, हमारे तो डॉक्टर इंजर्ड प्लेयर्स को कहते हैं कि आप खेलते रहे, टूर्नामेंट निकाल जाएं, कोई बात नहीं। हमारे तो बोर्ड के अंदर डॉक्टर्स ये बात कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, आपको इंजरी है लेकिन आप टूर्नामेंट निकाल दें। डॉक्टर्स ने कितने प्लेयर्स को नुकसान पहुंचाया यहाँ पर। देखिए, वही स्पार्सी कल्चर है ना कि जब डॉक्टर भी आप स्पार्क पे अपॉइंट करेंगे कि वो ये मेरा स्पार्सी है, इसको आप डॉक्टर लगा दें, तो फिर उसके एंड रिजल्ट यही आएंगे। क्योंकि डॉक्टर की भी स्पोर्ट्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी फील्ड अलग होता है, वो उनका स्पोर्ट्स में किसी ना किसी तौर पर उनका इंटरफेरेंस होती है। क्योंकि जब आपको अर्ली निगलिंग होती है किसी भी बच्चे को, एथलीट को, तो वो उसमें वो एग्जैक्टली वो जान जाते हैं कि ये जो निगलिंग है ये किस किस्म की है, डेंजरस है, माइल्ड है, सुपरफिशियल है या किस किस्म की है, ताकि वो एग्जैक्टली उसको जान के पहले ही उसको रेस्ट कर वो बड़ी इंजरी से बच जाए। अब होता है क्या कि वो जो निगलिंग होती है अर्ली ऑन, उसको वो कंसिडर करने में, उसको जांचने में नाकाम रहते हैं क्योंकि उनकी एबिलिटी इतनी नहीं होती है, स्वास्थ्य पर आए होते हैं। तो वो बीमारी जब बड़ी इंजरी होती है, आपको पूरा आपका शोल्डर खराब हो जाता है, आपका ये जो नी है वो पूरे का पूरा खराब हो जाता है, तो फिर आपके एथलीट को 1 साल या 2 साल के लिए बाहर होना पड़ता है। तो एक देखिए छोटी सी स्पार्क की वजह से आपके अच्छे एथलीट से आप हो गए। बिल्कुल सही बात है। रऊफ साहब, वी आर अबाउट टू एंड द शो और उससे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि फाइनली क्या लगता है आपको कि क्या वाकई कुछ हाइब्रिड मॉडल पर जाने की सूरत हाल है या फिर इंडिया पाकिस्तान आ ही जाएगा?
देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए, और दूसरा पाकिस्तान के जो, मेरा ख्याल है कि वो हालात को भी देखेगा, जो ग्राउंड रियलिटीज है पाकिस्तान की, वो अब हमें भी देखना पड़ेगा कि अगले 1-2-3 महीने में हमारा जो ग्राउंड रियलिटीज है वो किस तरीके से फंक्शन है, हमने अपने सिक्योरिटी के हालात को किस तरीके से कंट्रोल किया हुआ, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें एक फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इनके सामने स्टैंड नहीं लेंगे, ये आपको इसी तरीके से आपके सर पे सवार रहेंगे, आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। आपको कोई जरूरत नहीं इनकी मिन्नतें करने की। आपने एशिया कप में भी देख ली, उससे पहले भी आपने देख ली, इनको फायदे पहुंचा के भी आपने देख लिए। मगर अब ये मेरा ख्याल है कि एक राइट टाइम है कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ, और आईसीसी में जो अपनी राय है उसको भी हमवार करनी चाहिए, और जो इंटरनेशनल आपके रिलेशन है बाकी कंट्रीज के साथ, उनको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि अगर वो नहीं भी आते तो कम से कम बाकी दुनिया की सारी टीमें वहां पर मौजूद हूँ, और वो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें कि आपने सिक्योरिटी का इशू बनाकर आपने पॉलिटिक्स को खेल में इन्वॉल्व किया। बिल्कुल सही बात है। सिक्योरिटी की बात एक तरफ है, लेकिन रऊफ साहब अफसोस की बात यह है कि हमारे इस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने स्टेडियम्स की सूरत हाल बेहतर करते हैं, तोड़ फोड़ करके हम बैठे हैं। और अभी अगर कोई आ भी जाता है देखने, तो अगर वो ये सवाल रेस कर देता है, भैया आपके तो स्टेडियम्स ही ठीक नहीं है, अभी कैसे आप 5 महीने 6 महीने के अंदर अंदर सारी मुरम्मत करेंगे, तो फिर वो भाग दौड़ में 11th आवर में जाकर काम करने से बेहतर नहीं था ये सारी चीज़ें तो पहले ही सामने थी, पहले ही शुरू कर देते, फिर मुरम्मत अगर करनी थी, कोई रिकंस्ट्रक्शन करनी थी। तो ये भी तो एक इशू है कि हम अब इस वक्त जाकर जो है वो तोड़फोड़ करके बैठे। देखिए, वो बात वही है कि जब आपके सर से पानी गुजर चुका होता है उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं, और उससे पहले हमें तो पता ही नहीं था कि हमने चैंपियन ट्रॉफी करानी है। हम तो सोए हुए थे, हमारी तो एक म्यूजिकल चेयर चल रही थी, कभी शेख साहब की, कभी अशरफ की, कभी अपने मोहसिन नकवी साहब की, कभी किसी और की, और वसीम खान की, कभी शहरियार खान की, कभी इरफान मानी की। तो हमें तो मेरा ख्याल है कि अभी हम साथ से जागे हैं 1 आध महीना पहले कि हमने चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कंडक्ट करवानी है, तो हमने फिर सारी तोड़ फोड़ शुरू कर दी, और उसके बाद शुरू कर दिया ये सारा खेल अपना। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा अपने गिरबानों में जागने की बड़ी सख्त जरूरत है, उसके बाद हम किसी दूसरे को ब्लेम दे सकते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, बहुत अच्छी डिस्कशन हमारी रही, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, एंड आई होप कि ये तमाम चीज़ों है वो हमारी क्रिकेट कहीं ना कहीं बेहतर हो, क्योंकि जो फैसले हो रहे हैं उनसे तो मजीद दिल जो है वो धक धक करता जा रहा है। लेकिन खैर उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बहुत चीज़ों को बेहतर करे। रऊफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया, आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और एवरीवन वी विल ज्वाइन यू बैक एट 4 PM, और उस वक्त हम डिस्कशन करेंगे मजीद चीज़ों के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग हैं, बहुत सारे फैसले इंडिया की जानिब से भी आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बड़ा मौजू बनता जा रहा है, पहले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी था, लेकिन अब एशिया कप से लेकर जितने भी इवेंट्स, अभी मेरे ख्याल से 2 से 3 इवेंट्स आगे भारत ने होस्ट करने, उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है। तो ये क्रिकेट के अंदर जो है ये मुसलसल तब्दीली जो हो रही है, और पाकिस्तान इंडिया का मैच जो अफेक्ट हो रहा है इस चीज़ की वजह से, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।